हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक, जो कि है आर्थिक विकास के संदर्भ में जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये कम से कम 3-4 बार रिपीट हो चुका है बीएलएलबी के आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में, एमजेपीआरयू में। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, और इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। और इसके साथ जुड़े रहने के लिए आप हम लोग के सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीछे भी वीडियोस के पढ़ चुके हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के, आप उसको भी पहले देख लेना। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद चलिए पहले ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बोला कि तो आर्थिक विकास के संदर्भ में जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या करना हम लोग को। जो आर्थिक विकास है उसके अगर संदर्भ में हम लोग देखें तो जनसांख्यिकीय संक्रमण हो गया कि जन की सांख्यिकीय संक्रमण है, उसके सिद्धांत की हम लोग को क्या करनी है, व्याख्या करनी है। जो कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, एक जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी देश की जनसंख्या में होने वाले बदलावों को उसके आर्थिक विकास से जोड़ता है। सबसे पहले तुम लोग को ये बता रहा हूँ, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। वो एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी देश, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर देश हो गया, उसकी जो जनसंख्या होगी, यानी कि पॉपुलेशन में जो होने वाले चेंजेस हो गए, जो बदलाव होते रहते हैं, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम, जो भी हो रही है, उसको उसके आर्थिक विकास से जोड़ देता है। यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे क्या कर देता है, ये जोड़ देता है। यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत यह बताता है, यह सिद्धांत क्या करता है, यह बताता है कि कैसे एक देश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से गुजरकर कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की स्थिति में पहुंचती है। यह सिद्धांत यह बताता है कि कैसे किसी देश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से गुजरती है और कम जन्म दर और कम मृत्यु दर तक इसमें स्थिति में पहुंच जाती है। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है। कौन सा सिद्धांत? जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। और सिद्धांत के अनुसार, अगर इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के कुछ चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप, प्रथम चरण, द्वितीय चरण में दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, 4 स्टेप्स में होता है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। पहले स्टेप में क्या होता है? इसमें इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। प्रथम चरण में यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो जन्म दर हो गई, जन्म भी बहुत हो रहा है और मर भी लोग बहुत रहे हैं। ठीक है, एक मतलब बैलेंस बना, बहुत ज्यादा लोग जन्म ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग मर भी रहे हैं। ठीक है, तो इस चरण में जन्म दर हो गई, जो मृत्यु दर हो गई, वो दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। जो जनसंख्या की वृद्धि और मतलब मर्जी से जिस रेट में लोग जन्म ले रहे हैं उसी रेट में लोग मर भी रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि दर वो कम होगी, ज्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं होगी जनसंख्या की। यह आमतौर पर कृषि प्रधान समाजों में देखा जाता है। और जो यह क्या होता है, आमतौर पर जो कृषि प्रधान, एग्रीकल्चर जो प्रधान समाज हो गए, वो क्या, उनमें यह देखा जाता है प्रथम चरण मतलब उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ठीक है, द्वितीय चरण में देखें तो इस चरण में मृत्यु दर कम होने लगती है। द्वितीय चरण में क्या होता है, जो मृत्यु दर होती है, मतलब लोग मरने कम होने लगते हैं, जबकि जन्म दर उच्च ही बनी रहती है। मतलब लोग जन्म तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं लेकिन लोग मर बहुत कम रहे हैं, मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। इसका कारण हो जाता है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब आपके इलाज, आपके आसपास के हॉस्पिटल हो गए या जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल हो गए, जो मेडिकल फील्ड है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इससे क्या होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर जो बुढ़ा या जो भी इंसान, बुजुर्ग आदमी, वो 60 पे मरने वाला था, अब वो 70 जी रहा है। ठीक है, रेट तो उसी हिसाब से, जन्म तो वो 10 साल में और लोगों ने ले लिया, तो वो तो है ही ना, 70 वाला 80 जी रहा, 80 वाला 90 जी रहा। ठीक है, तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से क्या हो रहा है, मृत्यु दर कम हो रही है और उच्च जन्म दर बनी रहती है। और स्वच्छता और पोषण भी होता है, अच्छा खासा खाना पीना सब मिल रहा है। तो उससे क्या होता है, द्वितीय चरण में जनसंख्या की वृद्धि में बहुत तेजी होती है। इसमें क्या होता है, इस चरण में जनसंख्या वृद्धि की जो दर है, जनसंख्या जो ग्रोथ रेट है, बहुत तेजी होती है, बहुत तेज होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तीसरे स्टेप में देखा जाए तो इस चरण में जो जन्म दर होती है वो कम होने लगती है। इस चरण में क्या होता है, जन्म दर होती है वो कम होने लगती है, जबकि मृत्यु दर कम ही रहती है यार। अब जन्म दर भी कम होने लगी और मृत्यु दर तो है ही कम। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो जाता है, शिक्षा का प्रसार। अब लोग जो है, जन्म दर क्यों कम होने लगी, शिक्षा का प्रसार करा गया कि हम दो हमारे दो करके ज्यादा लोग बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। ठीक है, जो भी चीज हो रही है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, महिला अपने मतलब मर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं करे। पहले लोग, कुछ पुरुष लोग होते थे, वो कहते हैं, एक मीम भी है, वो हम पुरुष लोगों पे चढ़ के बात करते, तो वो चढ़ के बात होने लगी है। जो भी हो रहा है, तो महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया है, परिवार नियोजन के तरीकों को अपना लिया होता है लोगों ने। तो इसका यूज करके क्या होता है, तृतीय चरण में
परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाते ही जनसंख्या वृद्धि की दर भी कम हो जाती है। जैसे ही तृतीय चरण में ये सब चीजें होने लगती हैं तो हम लोग की जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो कम हो जाती है। चतुर्थ चरण कहें या फोर्थ स्टेप बोले तो इस चरण में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाते हैं। इस चरण में क्या होता है, जन्म दर तो थी कम, मृत्यु दर और वो भी कम हो गई, तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, स्थिर हो जाती है। स्थिर हो जाती है, ना वो बढ़ रही ना वो घट रही है, थोड़ी सी घट और जाती है और थोड़ी सी घट जाती है। यह आमतौर पर विकसित देशों में देखा जाता है, जो विकसित हो चुके हैं देश उनमें यह देखा जाता है कि ना जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती हैं, कम हो जाते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, विकसित देश है, वहां पे ये चीजें देखी जाती है और मतलब की क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि में कमी रहती है। जी, ये था हम लोग के 4 स्टेप जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को लेकर। ठीक है, आर्थिक विकास के संबंध में देखा जाए इस सिद्धांत को, तो आर्थिक विकास संबंध में देखा तो जनसांख्यिकीय संक्रमण का आर्थिक विकास से गहरा संबंध है। ठीक है, अगर कोई बोले कि जनसांख्यिकीय संक्रमण को आर्थिक विकास से क्या गहरा संबंध है, तो आप बताएंगे जब एक देश पहले से दूसरे चरण से गुजरता है। आपने देखा ना, पहले चरण में और दूसरे चरण में आते ही पहले में तो देखो वो जन्म रेट भी ऊपर था, मृत्यु रेट भी ऊपर थी। ठीक है, तो मतलब की स्टेबिलिटी बनी हुई थी। अब जो दूसरे चरण में क्या होता है, मृत्यु दर हो गई कम, जन्म दर तो बढ़ी हुई है, ऊंची है। तो जब कोई देश होता है पहले चरण से दूसरे चरण में गुजरता है तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। तो क्या होता है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, इससे देश पर बोझ बढ़ता है। इससे क्या होता है, देश पे बोझ बढ़ता है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आदि। इससे क्या हो गया, देश पे बोझ बढ़ गया जब क्या होता है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन जब देश तीसरे और चौथे चरण में प्रवेश करता है, लेकिन जब देश क्या होता है, तीसरे और चौथे चरण में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है। तो जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है। इससे देश के पास अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे क्या होता है, जो देश है हमारा उसके पास अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, जो अपनी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको मजबूत बनाने के लिए और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। जब जनसंख्या रेट बहुत ज्यादा होगा, जब बहुत तेजी से बढ़ेगी, या तो रिसोर्सेस तो कम होंगे ना। चीज है, देखो देखिए एक प्लेट में 6 एप्पल है और खाने वाले 20 हैं। ठीक है, कैसे खा लोगे यार। ठीक है, तो इस तरीके से जब रेट कम होगा, जैसे कि अगर आधा आप लोग खा पाओगे, अगर 6 एप्पल है और 20 लोग हैं, बहुत कम सबके हिस्से में आएगा, किसी के तो हिस्से में आएगा ही नहीं। और जब 6 एप्पल है, खाने वाले 2 ही हो, ठीक है, 3 होंगे आराम से पेट भर के। ठीक है, तो ये चीज बता रहा है कि जब जनसांख्यिकीय संक्रमण जब कोई इस आर्थिक विकास से कैसे गहरा संबंध रखती है, कि जैसे कोई देश है वो पहले से दूसरे चरण में जा रहा है तो रिसोर्सेस कम होंगे, और जब वो तीसरे या चौथे चरण में आना तो उसके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहां पे सबको रिसोर्सेज अच्छे से मिलेंगे, बहुत मौज से रहेंगे किसी देश में, उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का महत्व क्या है। अगर कोई कह दे कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का महत्व, सबसे पहले तो नीति निर्माण में, दूसरा हो गया सामाजिक विकास में, तीसरा हो गया आर्थिक विकास में। नीति निर्माण में देखा जाए तो यह सरकारों को जनसंख्या नीतियां बनाने में मदद करता है। यह सरकारों को क्या करता है, तो जनसंख्या नीतियां है उसको बनाने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, नीति निर्माण में कौन करता है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत करता है। दूसरा सामाजिक विकास में मदद करता है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, यह सामाजिक विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की योजना बनाने में मदद करता है। कौन करता है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत करता है। क्या करता है, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की योजना बनाने में मदद करता है। आर्थिक विकास के लिए कैसे मदद करता है, यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक श्रम शक्ति, उपभोक्ता बाजार का आकार निर्धारित करने में मदद करता है। यह क्या करता है, आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता जो श्रम है, आवश्यक जो श्रम है उसकी शक्ति को बनाने के लिए और उपभोक्ता बाजार को आकार निर्धारित करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, भारत का उदाहरण देखा जाए, भारत का उदाहरण देखेंगे तो भारत का जो उदाहरण है, भारत वर्तमान में जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण में है। भारत जो है अभी वर्तमान में कहाँ चल रहा है, तीसरे चरण में चल रहा है। जन्म दर में कमी आई है, मतलब जन्म दर में क्या आई है, कमी आई है, लेकिन अभी भी जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है।
ठीक है, जन्म दर में कमी तो आ गई, लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, उच्च ही है। भारत के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यह है कि वह अपनी बढ़ती हुई युवा जनसंख्या को रोजगार और शिक्षा प्रदान करे। भारत के लिए आज की डेट में सबसे बड़ी यही चुनौती बनी हुई है। हर सरकार, जितनी सरकारें वादा कर रही हैं, जो भी XYZ कर रही हैं, सबके लिए यही चुनौती बनी हुई है कि सबसे पहले तो जितने भी रोजगार हैं किसे दें, युवा जनसंख्या को रोजगार दें, सभी युवाओं को शिक्षा प्रदान करें, अच्छी से अच्छी फ्री में शिक्षा प्रदान करें। ये जो जितने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं पैसा ले लेके सब बंद कराएं, सरकार अपने इंस्टीट्यूट खोले। ये टीचर है सब हैं काबिल, लेकिन पढ़ाना ही नहीं कोई चाहता है, नहीं नहीं आता, पढ़ के आओ फिर पढ़ाओ आके हमें, जो भी चीज है नॉर्मल चीज। तो ये क्या है, भारत में अभी के वर्तमान समय की स्थिति है और सबसे बड़ी यही चुनौती बनी हुई है कि जो है वह अपनी जो बढ़ती हुई जो युवा जनसंख्या उसको क्या दे, रोजगार दे, शिक्षा प्रदान करे, जिससे लोग सुकून से जी सके। अगर जिसके पास काम होगा वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होगा। लोग कहते क्राइम हो रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा। अगर आपके पास, सबके पास काम धंधा है अपना अपना, अब उसको सबका अपना काम धंधा है, पूरे दिन बंदा काम धंधा करके थका आ रहा है, घर पे आके लेट जाएगा, सो जाएगा। अभी हम आपको कहीं जॉब पे लगवा दें, आप सुबह 10 बजे उठोगे, रात में 8 बजे आओगे, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप फोन भी अपना उठा के देख लो। जिसके पास वेला टाइम होता है ना, वही वही ये हरकतें करता है, वही क्राइम बढ़ रहा है, वही वो करता है। तो आपके वेले टाइम को खत्म करना है सरकार को। मेन चीज ये है बाद में रोजगार देने की चीज, कि अगर आप किसी देश को अगर विकसित करना चाहते हैं, वहां के वेले टाइम को खत्म कर दो। टाइम का जहाँ पे यूज सही होने लगता है, वो देश भी विकसित होता है, इंसान भी विकसित होता है, ठीक है, वो घर भी विकसित होता है। मेन बात ये है, ठीक है। और कानून के छात्र में जो होने वाले नाते हैं, यानी जो कानून के छात्र होने के नाते जो महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए, जनसंख्या कानून, सामाजिक न्याय और विकास नीतियां, ये तीनों चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमें पता होगा जनसंख्या से संबंधित कानूनों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि परिवार नियोजन अधिनियम की वजह से, ठीक है। सामाजिक न्याय, आप जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक न्याय के बीच संबंध का अध्ययन कर सकते हैं। और क्या है, विकास नीतियां, आप जनसंख्यिकीय संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विकास नीतियों का विश्लेषण भी कर सकते हैं, ठीक है। कानून के छात्र होने के नाते ये हमारी क्या है, उपलब्धियां हैं। निष्कर्ष देखा जाए, निष्कर्ष में कह रहा है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को समझने में क्या करता है, मदद करता है। यह सिद्धांत जो नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें जनसंख्या संबंधी चुनौतियों से निपटने में क्या करता है, मदद करता है। क्या है, जनसांख्यिकीय जो संक्रमण सिद्धांत है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें जनसंख्या संबंधी चुनौतियों से निपटने में भी मदद करता है। ये हम लोग का आज का टॉपिक था, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का आर्थिक विकास से मतलब लेना देना या आर्थिक विकास के संदर्भ में जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार ये पूछा गया। और ऐसे ही अगर आपको ना समझ में आया तो आप 1.5x पे 1-2 बार लगा के देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर अगर ऐसे आपको वीडियो जानते हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी दिक्कत है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब आप पढ़ के आराम हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।